लीजिए और मैं क्वेश्चन पर डे कम से कम 15-20 शेयर कर देता हूं, जो कि एनटीपीसी के जो पूछे गए प्रश्न है ना उसमें से लिया गया रहता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आगामी जो एग्जाम होते रहेगा ना उसका हम प्रश्न डालते रहते हैं, तो आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेगा वो। तो चलो अभी पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में स्थानांतरित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश किस फॉर्म में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम यानी दुगुना कर दो इसका, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन। ये सब लक्षण किसके कारण हो पाता है? क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि में क्या पढ़े थे हम? ध्वनि कैसा था? अनुदैर्घ्य था। प्रकाश में प्र लगा है तो प्रस्थ हो जाएगा प्रकाश प्रस्थ, और ध्वनि ध है तो अनुदैर्घ्य। अतः प्रकाश भी क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश के कुछ गुण, मतलब देखो आपको अगर याद करना हो ना, सिंपली समझना हो मेनली, तो ऐसा वेव जिसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा वो हो जाएगा अनुप्रस्थ, और जिसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए उसको वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य। क्लियर? प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कंपटन सिद्धांत जो है ये प्रकाश तरंग सिद्धांत का व्याख्या नहीं कर पाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कंपटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हें आधुनिक फिजिक्स का यानी मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ के कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया? रोमर ने किया। रोमर। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, ठीक ना? किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, मतलब कैसा माध्यम है उसके अकॉर्डिंग प्रकाश का चाल होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका चाल क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। याद रखना, अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होगा प्रकाश का चाल क्या होगा? उतना कम होगा। जैसे एग्जांपल दो, समझो, जैसे शीशा है और पानी है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें अधिक होगा? तो पानी में अधिक होगा, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक जो होता है ना कम होता है शीशे की तुलना में। तो शीशा में जो प्रकाश का चाल होगा वो कम होगा, पानी में अधिक होगा। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखना इसको। शीशा में कम होगा स्पीड और पानी में क्या होगा? अधिक होगा। साफ पानी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे U बराबर दिया गया C बाय यहाँ पे माध्यम और प्रकाश की चाल जो होता है उसका अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को डिवाइड देना होता है उसमें। ये न्यूमेरिकल अगर देगा तो बना लेना। ग्रुप डी में हालांकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टाइप का, तो बना लेना। प्रकाश को अच्छी समझ लो थोड़ा, मतलब जैसे अगर निकालना होगा ना अपवर्तनांक टाइप का, तो जो सिंपल जैसे आपका स्पीड दे देगा कि 3 लाख तो होता है वो निर्वात में चाल, उसको डिवाइड देना है कि जैसे पानी में कितना होगा, तो पानी का स्पीड से डिवाइड दे देना है आपको, तो वही निकल जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। आपके ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा, यानी तो 500 सेकंड रहेगा, ठीक ना? इसके आसपास जो उस पे टिक कर लेना। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है, या 1.3 सेकंड भी बोल सकते हो। ये लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा टाइम। और अगर हम बात करें, ये तो हो गया सूर्य का, हो गया चंद्रमा का, हो गया। सूर्य के बाद एक जो प्लैनेट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्लैनेट नहीं तारा है, उससे लाइट आने में लगता है 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रतिदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट यानी ऐसा पदार्थ
जो प्रकाशित होता है, जिसके अंदर प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे कि सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या हुआ, प्रतिदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस हुआ। फिर है अप्रतिदीप्त, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्त कहेंगे। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश पड़ने पर वो दिखाई देता है, जैसे कि मेज, कुर्सी, जो भी ऑब्जेक्ट आपको संभवतः नजर आता होगा, सब अप्रतिदीप्त में आ जाता है। फिर तीसरा आता है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखाई देगा, जैसे कि कांच, जल, साफ जल, तो वो आर पार दिखाई देता है। प्लास्टिक का जो बोतल देखते हैं वो, तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। साफ प्लास्टिक में बात कर रहा हूं, ठीक ना। अगर उस पर स्क्रैच आ जाएगा ना, तब वो ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी में आ जाता है, मतलब जिसमें आर पार तो दिखाई देगा पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तु को अर्ध पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कागज पर तेल लगा दो, घिसा हुआ शीशा कर लो, तो ये सब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पे प्रकाश का चाल दिया गया है, आप इसको कोशिश करो याद कर ले, क्योंकि एनटीपीसी में तो नहीं पूछा, लेकिन एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आवर्धन पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको अगर स्पीड पता रहेगा ना, तभी ना डिवाइड दे पाओगे। निर्वात डिवाइड बाई ये करोगे तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। निर्वात में इसका चाल कितना है, 3 लाख मीटर पर सेकंड, 3 लाख मीटर पर सेकंड। कांच में 2 लाख मीटर पर सेकंड। तारपीन में भी 2 लाख से थोड़ा अधिक होता है, 2.04 10^8। जल में 2.25 गुने 10^8 होता है, कांच से थोड़ा अधिक होता है जल में, देख रहे हो ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। रॉक साल्ट में कम होता है 1.96, और नैलोन में भी उतना ही होता है, गुने 10^8। अब है अपारदर्शक वस्तुएं, यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, वो आर पार दिखाई ही नहीं देगा बिल्कुल भी, मतलब आर पार हम नहीं देख पाएंगे। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल सकती। जैसे कि कोई भी धातु, लोहा हो गया या फिर कोई मोटा प्लास्टिक हो गया, आपका बुक हो गया, तो आर पार तो नहीं दिखाई देगा ना, तो वो क्या होता है, अपारदर्शी, यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट या ओपेक्यू बॉडी। अब है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बहुत इंपोर्टेंट। सूट तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन टाई लोड किस बात। इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी नहीं देख पाओ तो बाद में, लेकिन पूरा देखना, तभी आपका सही से मतलब एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब थोड़ा जो टेढ़ा हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी साइज है ना, वो खुद से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसे सूर्य जो होता है ना, स्टार्टिंग में सुबह में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वो सब क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग जो होता है, अच्छा सॉरी, मैंने अभी थोड़ा गलती कहा था कि सूर्य का जो बड़ा दिखाई देना होता है ना, वो प्रकीर्णन होता है, नहीं वो प्रकीर्णन नहीं, वो तो परावर्तन होता है। सूर्य का जो प्रकीर्णन होता है, इसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है ना सुबह में, वो होता है प्रकीर्णन। और ये जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। अब ये प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, आर होता है उसमें, रिफ्रैक्शन, उसका हिंदी क्या होता है, अवर्तन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जैसे शीशा है, यहां से टकरा के वापस चला गया, हुआ प्रकाश का परावर्तन, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना, अंदर थोड़ा टेढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वो होता है रिफ्रैक्शन। ओके, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल पर बनते हैं। जैसे ये जो होता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब एक ही कोण पे बनता है, एक ही पॉइंट पे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बराबर आर पढ़े होगे, कई बार रिपीट कर चुके हैं हम भी। अब यहाँ पे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा, जैसे मान लो एक दर्पण है यहाँ पे, आप यहाँ से 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हो, तो प्रतिबिंब भी 10 के स्पीड से आएगा, मतलब जो आप और छाया के बीच का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो इस चीज को। अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो ना, तो ये भी 1 किलोमीटर, तो प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा याद रखना।
मतलब उतनी ही दूरी पे होता है। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है समतल दर्पण में, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2v चाल, दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो वो 2 थीटा घूम जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 6 फीट के हो ना, 6 फीट के, तो आपका जो दर्पण होना चाहिए ना वो 3 फीट का होगा, तभी आप पूरा देख पाओगे अपने आप को दर्पण में। तो ये दुगुना होना चाहिए, या फिर वस्तु जो है आधा होना चाहिए, मतलब वस्तु नहीं, दर्पण आधा होना चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण के साथ झुका हुआ है तो उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना यहाँ पे दिया गया है, देखो वैसे ही समझो। इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये देखो 360 है, 360 है, उसको आप थीटा से डिवाइड दोगे, ओके। और जैसे मान लो अगर 90 से हम डिवाइड दिए तो ये क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या, तो क्या करना, 1 माइनस कर देना। लेकिन अगर वही काटने के बाद विषम संख्या ही आ जाए ना तो माइनस नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि अगर 40 से डिवाइड करना है तो 9 हो गया, तो 9 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना। और अगर समतल दर्पण जो है वो समांतर ऐसे रखा हो आर पार, यहाँ पे भी एक दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, तो जो प्रतिबिंब होगा ना वो अनंत होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक प्रश्न इसमें और आता है कि जैसे मान लो 360 है ना, 360 बटे मैंने थीटा कह दिया, और कोई ऐसा जैसे डिवाइड दे दी कि पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ना ही सम संख्या ना ही विषम संख्या, मतलब पूर्णांक में, जैसे मान लो 10/3 आ गया, ठीक है ना, काटने के बाद, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, मतलब जैसे पूर्णांक में ले आओ, ऐसा हो जाएगा ना, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, यही आंसर होगा 3 मतलब। अब है गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो है अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, अवतल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार निकट, निकट, और यहाँ लिखते हैं एक बार दूर। अवतल और उत्तल दोनों में दिखने में कौन बड़ा लग रहा है, अवतल। निकट और दूर कौन बड़ा लग रहा है, निकट। तो अवतल को निकट से मिलाओ, उत्तल को दूर से मिलाओ, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। याद हो गया होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। अवतल दर्पण का उपयोग देखो, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। जैसे नाई के पास, डॉक्टर के पास कौन सा होगा, अवतल होगा। आंख, कान और नाक, दांत के डॉक्टर के लिए अवतल दर्पण। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, साइड मिरर नहीं है, ये हेडलाइट है, हेडलाइट और सर्च लाइट के लिए होता है अवतल दर्पण, और सोलर कुकर के लिए भी अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब है, ये आपको थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, अगर आप मतलब वैसे ही नहीं अब तक पढ़े हो तब, ठीक है, वैसे नहीं तो ग्राफ बना के आसानी से याद कर सकते हो इसको। अनंत पर अगर वस्तु स्थित होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और उसका किस टाइप का बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। देखो अवतल में हमेशा उल्टा ही बनता है और वास्तविक बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर होगा, मतलब जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये हुआ F, ये हुआ C और अनंत, तो यहां पे अगर होगा ना तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा और उल्टा हुआ वास्तविक बनेगा। जो जो नजदीक आएगा ना, मतलब दर्पण के नजदीक आएगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता चला जाएगा। वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का होगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसमें भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, मतलब नजदीक आ रहा है, तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगा और बड़ा बन जाएगा, उल्टा और वास्तविक होगा। फोकस पर होगा तो बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो बहुत बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और सीधा इसमें आभासी बनेगा। देखो जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा ओनली तभी ये आभासी बनेगा, नहीं तो हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब है उत्तल दर्पण के बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण का उपयोग में इसका उपयोग गाड़ी के चालक यानी जो साइड मिरर होता है ना, उसके रूप में होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी, सोडियम लाइट जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, अब हो गया डिफ्रैक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, ठीक ना, ये अपवर्तन, डिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर लंबवत आपतित
होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होती हुई मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक बाल्टी है, इसमें पानी रखा हुआ है, अगर आपने एक लोहा दिया तो लोहा तो सीधा ही है, पर आपको वो थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा, ठीक ना। ये ऐसा क्यों हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन यहाँ काम कर। जब इस साइज का इंपैक्ट आए ना, साइज इंपैक्ट, वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। मेरा पेन पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है इसमें। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल मतलब हो गया कि जैसे हवा से पानी में आ गया, हवा हो गया विरल माध्यम और सघन हो गया पानी, ठीक ना। जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश किया तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुकेगा। अगर हम अभिलंब बना देंगे, जैसे देखो यहाँ बनाते हैं, ठीक ना, ये पृष्ठ है, ये हमने अभिलंब डाल दिया है, ये लाइन है, ऐसा है, ओके। तो अभिलंब की तरफ इधर झुकेगा, ओके। तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल की ओर जाए, जैसे पानी से हवा में चला जाए, पानी से कांच की तरफ चला जाए, तो पानी से कांच नहीं, कांच से पानी की तरफ चला जाए, तो वो जो है अभिलंब से दूर ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर? अब आगे दिया, अच्छा, समांतर अगर होगा तो कोई पथ में परिवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का नियम दिया गया है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर बनेगा, ऊपर भी पढ़े हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई साइन आर जो होगा वो बराबर होगा ओमेगा का। हमेशा ये क्या होगा? कांस्टेंट ही होता है, मतलब कितना इधर उधर जाता है ना, उस पर डिपेंड करता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है। ऊपर ही पढ़े थे, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या है? सबसे कम है। उसी प्रकार जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो अपवर्तनांक क्या है? कम है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। मतलब विचलन जो होता है ना, सबसे अधिक होता है बैगनी का। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ फार्मूला दिया गया निर्चेफ अपवर्तनांक, तो वही सेम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में आपका प्रकाश का चाल निकालना है, तो वो डिवाइड दे दोगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली क्या सब घटनाएं हैं? तो दर्भ में अगर डूबी हुई या फिर अंशतः डूबी हुई जो छड़ी होगी वो टेढ़ी दिखाई देगी, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य जो होता है वो दिखाई कुछ देर तक देता रहता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब आगे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। देखो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लगा हो, इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो लाइक और शेयर जरूर मेरे पे कर देना। मिलते रहे। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला जो पॉइंट है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। एक तो फर्स्ट इंपोर्टेंट ये होता है कि क्रिटिकल कोण कौन सा कोण होता है? ये एक आपतन कोण होता है, ओके। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। विरल माध्यम का मतलब वो, जैसे अगर हम बात करें शीशा और पानी का बात करें, तो यहाँ पे शीशा जो है सघन माध्यम है, अधिक डेंस है, मतलब ठोस हो गया ना, और ये है कम डेंस, तो ये हो गया विरल माध्यम, ओके। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाना इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ में जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। जैसे भी फाइबर जो होता है ना, जैसे इंटरनेट का फाइबर, तो वो सब काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। एट फर्स्ट तो यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो लाइट जो होगा, लाइट का रे, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होगा। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। अगर उसे छोटा हो जाएगा तब तो फिर ये सघन माध्यम की तरफ ही वापस चला जाएगा, मतलब सघन माध्यम की तरफ चला जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच के टूट जाने से उसमें दरार जो आता है उसका चमकना, ये सब उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना छाया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। हाँ देखो, जैसे अगर ऐसा फोल्ड है ना तब वो जा सकेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा मोड़ देते हैं ना, मतलब वो दब जाएगा, तब वो काम नहीं करेगा। क्लियर? अभी जो आपका चाहे जियो फाइबर है या फिर एयरटेल का फाइबर है, वो इसी पे काम करता है। प्रकाशित तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, प्रकाश तंतु का उपयोग क्या है? प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रकाशित तंतु का प्रयोग होता है। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आउट लेंस। ये आप लोग 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सामान्यतः दो गोलीय, देखो अवतल या उत्तल जो होता है ना, वो गोलीय दर्पण का ही पृष्ठ होता है। तो सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, चाहे वो किसी साइड से हो, बस दोनों साइड से घिरा होना चाहिए। प्रायः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेंसों के आवर्धन के कुछ परिभाषित शब्द हैं, जैसे कि देखो अंदर है तो ये उत्तल है और इस फॉर्म में है तो अवतल है। उत्तल में बीच में फुला हुआ होगा और अवतल में बीच में कम चौड़ा होगा। यहाँ पे ओ जो है प्रकाशिक केंद्र है, ये ओ। फिर ये जो है प्रकाश का केंद्र कहा जाता है, फोकल दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी। और ये जो है केंद्र होता है, जैसे ये अगर हम एक वृत्त बनाएंगे ना तो ये क्या बनेगा? केंद्र बनेगा, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। C2 अपोजिट साइड माइनस होता है, दर्पण के अगर उस साइड होगा ना अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं? C2 लिखते हैं, उधर F2 लिखते हैं। क्लियर? अब जैसे ऊपर में हम दर्पण का याद किए हुए थे, तो वैसे इसमें लेंस का थोड़ा याद करना है। उत्तल लेंस के लिए दिया गया है कि अगर वस्तु अनंत पर है, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा F2 पर होगा। मतलब जैसे उत्तल दर्पण है तो F2 यहाँ पे था, C2 यहाँ पे था, F1 F2 यहाँ पे है, मतलब F और C यहाँ पे। अगर वस्तु अनंत में ऐसे आ रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक ना। वास्तविक बनेगा बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, अपोजिट हो गया ना, उल्टा बन जाएगा। अगर C2 से पड़े है तो F2 और C2 के बीच बनेगा, तो वो हमेशा इसी साइड बनता है, ठीक ना, मतलब लगभग। वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। C1 से पड़े होगा तो वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। C1 पर होगा तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा, वास्तविक बराबर और उल्टा बनेगा। C1 और F1 यानी C और F इसके बीच में होगा तो C2 से परे होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। F1 पर होगा तो मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। सब में उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ये तो याद रखना है आपको। O और F1 के बीच होगा तो लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है इसी से बनेगा, आभासी, सीधा और अपवर्तित बनता है। मतलब सेम वैसा ही होता है जैसा आप दर्पण में पढ़े होंगे, ठीक ना, कुछ खास इंपैक्ट नहीं आता इसमें। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। अब है लेंस की क्षमता, जिसको हम डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस का क्षमता जो होगा वो 1/f डायोप्टर होगा। डायोप्टर का ऐसे मात्रक या मतलब डायोप्टर जो है ऐसे मात्रक है जिसे हम d से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक, आगे यहाँ दिया गया है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मतलब उत्तल लेंस वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस वाले में क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव जिसमें लगा होगा मतलब उसको दूर का सामान देखने में दिक्कत हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब हुआ निकट का सामान उसको देखने में दिक्कत हो रहा है। निकट का सामान देखने में दिक्कत मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर का सामान देखने में दिक्कत मतलब निकट दृष्टि दोष। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दे तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि ये जो ओमेगा है म्यू पढ़ो इसको, अपवर्तनांक वाले लेंस की क्षमता अपवर्तनांक डाइस वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न होगी। जो डाइस वाला होगा ना वो हमेशा छोटा होगा, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, और लेंस के पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है उसमें डुबाने पर। अब अर्थ है अपवर्तनांक और अपवर्तनांक डाइस, यानी अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने से लेंस दिखाई नहीं देता, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। अब है अपवर्तनांक और अपवर्तनांक डाइस वाले में कि अर्थात जब लेंस को एक ये है डुबाने से पहले और यह है डुबाने के बाद, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। साथ ही इसके लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है वो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार जो होता है अवतल लेंस के समान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो दिखाई देगा हमको उत्तल लेंस की भांति, पर प्रश्न आपसे ये आता है कि पानी के अंदर बुलबुला जो होता है कैसे व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड, यानी उसमें अपवर्तनांक पानी में डुबाने के बाद 1.68 हो जाता है कार्बन सल्फाइड का, में भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, जब स्कैटरिंग भी कहते हैं, सॉरी स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयव रंगों में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आप ये है ना, ये विवगोनोर, ये आप याद रख लो। सबसे नीचे वायलेट है, यहाँ पे रेड है और बीच में क्या है, ग्रीन है। अधिक यही आता है कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, सबसे नीचे बैगनी वायलेट और बीच में ग्रीन यानी हरा। सबसे अधिक तरंगधारी लाल का होता है, सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया, देखो ऊपर यही सब लिखा था कि लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, वो सब क्या फायदा पड़ गया। और वही विचलन जो होता है ना, तरंगधारी के अपोजिट होता है। विचलन सबसे अधिक किसका हो जाएगा, बैगनी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होता है। वर्ण विक्षेपन किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों में प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जैसे कि कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। इंद्रधनुष यानी रेनबो, परावर्तन, पुनरावर्तिक परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ पे तीनों होता है, ठीक ना। द्वारा वर्ण विक्षेपन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। क्या सब, परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। बाहर का मतलब है कि ऐसे अगर होता है ना तो ऊपर में क्या होगा, लाल रंग होगा और नीचे में क्या होगा, बैगनी रंग होगा। इसके अंदर वाली बैगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। जैसे पृथ्वी का झुकाव है उस टाइप से वो बनाता है, जैसा मतलब गोल है उस टाइप से। द्वितीयक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली किरण सूर्य का 2 बार अपवर्तन और 2 बार, इसमें 2 बार परावर्तन है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, एक ही बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है। इसमें बाहर जो बैगनी होता है उसका होता है 54 डिग्री 52 मिनट और अंदर वाली लाल रंग का 50 डिग्री 8 मिनट। यहाँ पे रिपीट कर लो, द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, क्योंकि प्राइमरी वाले में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक वाले ऊपर बैगनी होगा नीचे लाल होगा, जबकि प्राइमरी वाले में क्या है, पहले लाल नीचे बैगनी है, ठीक ना। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देगा। साफ कौन सा दिखाई देगा, तो प्राथमिक दिखाई देगा साफ। अब यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है वो 3 होते हैं, वही सब दिया गया है। तो लाल, हरा और नीला रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा, पिकॉक, नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं क्योंकि सबसे मिला के बनता है वो। जैसे कि लाल, हरा, नीला है ना, तो लाल और हरा को मिलाओगे तो बन जाएगा पीला, हरा और नीला को मिलाओगे तो पिकॉक, और नीला और काला को मिलाओगे तो मैजेंटा, और सबको मिला दो तो ये हो जाएगा सफेद। यहाँ पे वही दिया गया है कि लाल नीला को मिलाओ मैजेंटा, हरा नीला को पिकॉक नीला, हरा लाल मिलाओगे तो पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम पूरक रंग कहते हैं। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि लाल और पिकॉक नीला मिलेगा तो सफेद हो जाएगा, नीला और पीला मिला दो सफेद हो जाएगा, हरा मैजेंटा मिला दो सफेद हो जाएगा, लाल हरा नीला मिला दो तो सफेद हो जाएगा। याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो 1 मिनट, ये ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए। इस साइड वाला देखो, जैसे हरा है ना, इस साइड हरा और ये वो हरा और इसको मैजेंटा मिला दो, ये क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाल और नीला तो मिक्स है ना यहाँ पे, इसीलिए सफेद हो जाएगा। उसी प्रकार पीला को साथ हरा को मिला दो, ये क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। लाल को पिकॉक नीला से मिला दो तो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते। आपको वो प्रयोगशाला में मिलाओगे तभी होगा, क्योंकि मार्केट में जो कलर होता है उसमें अशुद्धि होती है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग होता है। देखो ये आसान है पर याद करना, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। लाल हरा नीला, लाल हरा नीला 5 बार बोलो। वस्तुओं का रंग, वस्तु जिस रंग को दिखाई देता है वो वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई वस्तु हरा देख रहे हो ना, मतलब वो और रंग को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, हरा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। से सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। वे वस्तुएं सभी रंग को परावर्तित कर देती है, वह श्वेत दिखाई देगा। और जो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगर आगे दिया गया कि काला दिखाई देगा, जब लाल गुलाब को हरा शीशा में लाया जाएगा तो वो भी क्या होगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों के किरण डालने पर कैसा रंग बन जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। सफेद कागज अगर सफेद में जाएगा तो सफेद होगा, लाल में जाएगा लाल होगा, हरे में हरा हो जाएगा, पीले में पीला और नीले में नीला हो जाएगा। लाल कागज अगर सफेद में जाएगा तो लाल होगा, लाल में जाएगा तो लाल ही होगा, हरे में काला हो जाएगा, पीले में भी काला, नीले में भी काला। हरा कागज अगर सफेद में तो हरा, लाल में काला, हरी में हरा ही रहेगा और फिर काला काला। पीला कागज सफेद में पीला रहेगा और पीला में पीला रहेगा और हर जगह काला हो जाएगा। नीला कागज नीला में नीला और नीला में नीला और हर जगह क्या होगा, काला हो जाएगा। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया, जब समान आवृत्ति व समान आयाम के 2 प्रकाश तरंग को मूलतः
एक ही प्रकाश स्रोत के किसी माध्यम में से गमन कराया जाता है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपोषी यानी कंडक्टिव, और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण। संतोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश का परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं संपोषी। और विनाशी में क्या होता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलता है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं व्यतिकरण का विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट में दिया गया है दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंग का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ साउंड, मतलब ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवन किसका होता है, तो लाइट का होता है। ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है। और ध्वनि जो होगा ना उसका पोलराइजेशन नहीं होता है, ओनली किसका होता है प्रकाश का होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संरचना की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सम्मिलित रूप से होता है। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश का उदाहरण है। मतलब ये सब का नहीं होगा, सन का होता है, सन के लाइट का। प्रकाश तरंग का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्रों के कारण ही हो पाता है। आगे अपना मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इस बार ना जो एग्जाम में एनटीपीसी हो रहा है तो बहुत सारे सेट में निकट दृष्टि दोष के बदले में मायोपिया लिख रहा है, मतलब मायोपिया और हाइपर मायोपिया। तो याद रखना निकट वाले को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष वाले को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, तो याद रखना थोड़ा। मायोपिया इस मतलब हिंदी में भी मायोपिया लिख दिया गया था, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश कर लोगे। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण क्या है इसमें, तो लेंस का गोलाई बढ़ जाता है। लेंस का गोलाई क्या होता है, बढ़ जाता है। फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये हुआ निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए हम पॉजिटिव चश्मा लगाते हैं। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। रोग के निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निगेटिव बनता है इसमें, निगेटिव चश्मा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस निगेटिव ही होता है। अब है दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। कारण इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। पूरा अपोजिट होता है उसके। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब है जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण मनुष्य की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर का वस्तु ना ही निकट का वस्तु देख पाता है। रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी उभयोत्तल लेंस या बायफोकल लेंस का उपयोग होता है। याद रखना जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस। चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एंटी गेमेस्टिमिज्म। क्या हो गया इसमें, नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। नोट में दिया गया है रेटिना के शंकु कोशिका से रंग का एवं क्षर कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। जब आंख में धूल जाता है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टिव अंग सूज जाता है और वो लाल हो जाता है। आंख के रंग का मतलब है आइरिस का रंग। सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी या कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु जो है उतना छोटा दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, जहां डी अगर 25 सेंटीमीटर का मतलब आदर्श दूरी जो होता है और एफ क्या हो गया यहाँ पे
फोकस दूरी m बराबर 1 प्लस dy/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस याद रखना, उत्तल है हर जगह, ठीक ना। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के समीप होता है उसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक यानी मुख्य व्यास अभिनेत्रक लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका और अभिदृश्यक में जितने ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आगे है दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे यह दूर से आने वाली प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित कर लेता है दूरदर्शी में, जिसके खोजकर्ता गैलीलियो है। आगे हमारे से 15 नंबर स्थिर वैद्युत